ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अभी हमने एक रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 25 के क्रैश होने की जब घटना सुनी तो मैं इतिहास के पेजेज में चला गया और मैं बरबस वर्तमान से तुलना करने लगा, क्योंकि आप तो जानते हो कि एक हिस्ट्री के टीचर होने के नाते और आपको भी एक हिस्ट्री के व्यूअर और स्टूडेंट होने के नाते एक आदत सी बन गई होगी, क्योंकि वर्तमान को एक विशेष मीनिंग तब मिलती है जब हम इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। लूना 25 व्लादिमीर पुतिन के वजूद से जुड़ा हुआ था। व्लादिमीर पुतिन को दुनिया को प्रूव करना था कि रशिया इज बैक, लेकिन वह उसे प्रूव नहीं कर पाया और इसने एक सिग्नल दिया कि रशिया, देयर इज द एंड ऑफ रशिया नाउ, और रशियन ग्लोरी का एंड हो गया। हमें ध्यान है कोल्ड वॉर दिनों की, हालांकि मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ उसके बहुत आगे है और खासकर जो एक इतिहास की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई वो तो और भी बहुत आगे। लेकिन घटना यह है कि जब कोल्ड वॉर के दिनों में पहले तो यूएसए ने सोवियत रशिया से लगातार लीड लिया, तब सोवियत रशिया हुआ करता था। कोल्ड वॉर में जब 1945 में यूएसए ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और खासकर जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी जब जापानीज सिटीज़ को बम्बार्ड किया तो सोवियत रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन सोवियत रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने में 4 वर्ष लगे थे। फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल में भी यूएसए लीड ले रहा था, हर जगह यूएसए लीड ले रहा था। और विशेषकर जब न्यूक्लियर वेपन्स सोवियत रशिया के पास आ भी गया तो कम से कम यूएसए के लिए वो थ्रेट नहीं था। हमें ध्यान है, क्योंकि 2 बातें थी। एक तो यूएसए के पास B-52 बॉम्ब बरसक था जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकता था, सोवियत रशिया पर बम्बार्डमेंट कर सकता था, नंबर 1। नंबर 2 कि सोवियत रशिया के बगल में उसके बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज थे, जैसे आप वेस्ट जर्मनी था, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी यूरोप में थे। तो यूरोप में एक बहुत बड़ा बेस था और अमेरिका के पास एक डबल बटन सिस्टम था जो सीधा वो यूएसए से भी अटैक कर सकता था, एक बटन दबा सकता था जो डायरेक्ट सोवियत रशिया के साथ वो न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता था। बहुत एडवांटेजियस स्थिति में था। लेकिन सोवियत रशिया के पास एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था, एक भी ऐसा बॉम्बवर्षक नहीं था जो अटलांटिक महासागर पार करके जाता और वो यूएसए को थ्रेट करता न्यूक्लियर वेपन्स से। न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए के अगेंस्ट में कम से कम यूज नहीं हो सकता था। तो सोवियत रशिया उसके बीच जो पैरिटी थी वो न्यूक्लियर पैरिटी नहीं थी, दोनों के बीच इन एक्चुअल सेंस द बैलेंस ऑफ टेरर नहीं था। और विशेषकर मैं आपको बताना चाहूंगा जो फ्रेंच प्रेसिडेंट था जिसे चार्ल्स द गाल, शायद आपने नाम सुना होगा, उसका थोड़ा सा एंटी अमेरिकन अप्रोच था। और चार्ल्स द गाल को यह बात खाई जा रही थी कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो इधर से जो यूरोपियन कंट्रीज है, ब्रिटेन और फ्रांस, वो रशिया पर अटैक करेगा और रशिया इनके ऊपर अटैक करेगा, सोवियत रशिया। तो इसका मतलब है कि यूएसए महफूज है अपने कॉन्टिनेंट में, उसे बालवाका होने वाला नहीं। तो वो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उसकी चिंता का कारण था, चार्ल्स द गाल की चिंता का कारण था। लेकिन तभी 4 अक्टूबर 1957 वो हिस्टोरिक डे जब स्पेस में सोवियत रशिया ने कदम रखा था और स्पुतनिक फर्स्ट टिप 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 की आवाज के साथ जब एक बार स्पेस की तरफ कूच किया, पूरी दुनिया सन्न रह गई। इट वॉज ए सक्सेस ऑफ रशिया। और यह रशियन हिस्ट्री नहीं, दुनिया की हिस्ट्री में एक नया अध्याय था। इट वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सोवियत कम्युनिज्म। और रसा की पाठ्य पुस्तकें इससे भरी पड़ी है। एक फ्रेज निकल पड़ा, हम लोग भी यूज करते थे, स्पुतनिक मूवमेंट ऑफ रशिया। स्पुतनिक मूवमेंट का मतलब एक रशियन लोगों में, कम्युनिस्ट लोगों में खास स्पिरिट है, जो स्पिरिट दुर्लभ है। उनके पास रिसोर्सेस की कमी थी, यूएसए के साथ वो कॉम्पीट सोवियत रशिया सही मायने में नहीं कर सकता था, लेकिन वह कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट स्पिरिट था जिसने सोवियत रशिया को आगे बढ़ाया था। हमें याद है कि हाल में मैंने एक बुक पढ़ी थी, हालांकि 2015 की होगी, और उसमें उसका ऑथर आपने पढ़ा ही, फेमस ऑथर है जिसका नाम है स्वेतलाना अलेक्सेविच। स्वेतलाना अलेक्सेविच का एक बुक है द सेकेंड हैंड टाइम। उसमें स्वेतलाना ने एक बहुत बढ़िया चित्र खींचा है। उसने सोवियत कम्युनिज्म पर उसने नजर डाली है और कहा है, मैंने बहुत लोगों से इंटरव्यू लिया है, वो एक तरह का ओरल हिस्ट्री है, और उसमें द सेकेंड हैंड टाइम में उसने दिखाया है कि जिस समय सोवियत रशिया में
जो रशियन लोग थे बाहर में वेस्टर्न कंट्रीज, अब हालांकि स्वेतलाना ने ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज यह फैलाने की कोशिश करते हैं कि एक रशियन पीढ़ी कराह रही थी और रूसी कम्युनिज्म उनके ऊपर थोप दिया गया था। लेकिन अलेक्सेविच ने ऐसा नहीं कहा, स्वेतलाना ने कहा कि ऐसा नहीं था। लोगों में एक उस समय के जनरेशन में एक स्पिरिट था कि हम वी आर द स्पेशल पीपल, वी आर रशियंस, हम दुनिया में कुछ विशेष कार्य करने के लिए आए हैं। और उन्होंने उस स्पिरिट को दिखाया। और विशेषकर जब स्पुतनिक 1957 में स्पेस में भेजा गया तब उन्हें तो ऐसा लगा कि वह इसके सही हकदार हैं, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में स्पेशल हैं। फिर आप देखते हो कि यूरी गागरिन जब स्पेस में पहला, जब मैं 1961 में आप देखोगे जब प्रवेश किया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। और वह 1 by 1 जब तक ही 1969 में यूएसए ने उसको ओवरटेक नहीं किया तब तक यह स्पिरिट सोवियत रशिया का बना रहा। और यूएसए ने अगर उसको ओवरटेक भी किया तभी सोवियत रशिया स्पेस के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में यूएसए को चुनौती देता रहा। लेकिन 1976 के बाद, लूना 24 के बाद, 47 ईयर्स के बाद, यानी 5 डेकेड्स में सोवियत रशिया ने एक एडवेंचर उस समय किया, रूसी गणतंत्र ने, यानी अब तो सोवियत रशिया रहा नहीं। 1991 में उसका कोलैप्स कर गया। तो कोलैप्स करने के बाद उसकी स्पेस एजेंसी भी कोलैप्स कर गई थी, उसको फिर रीअसेंबल किया गया था। और रीअसेंबल करने के बाद फिर धीरे धीरे रूसी गणतंत्र अपने आप को स्पेस के क्षेत्र में पुराने गौरव को लौटाने की कोशिश कर रहा था। इसी सिलसिले में उसने 47 ईयर्स, क्योंकि लास्ट में 1976 में ब्रेजनेव के टाइम में लूना 24 भेजा गया था स्पेस में, उसके बाद 25 लूना 25 जब व्लादिमीर पुतिन भेज रहा था तो पहले ही रशियन लोगों की निगाह इस पर थी, क्योंकि अगर लूना 25 अगर सक्सेसफुल स्पेस में चला गया तो फिर एक बार रूसी गणतंत्र जो सोवियत रशिया के मूवमेंट में पहुंच जाता और वह अपने आप को वही स्पुतनिक मूवमेंट में लाने की कोशिश कर रहा था। इन वन सेंस इट वाज द रीअसर्शन ऑफ स्पुतनिक मूवमेंट ऑफ सोवियत रशिया, बट अनफॉर्चुनेटली इट टर्न टू बी अ बिग फियास्को। और यह इस बात को दर्शाता है कि नाउ देयर इज द एंड ऑफ द रशियन ग्लोरी। अब हमारा चंद्रयान बढ़ रहा है और बहुत जल्दी कल एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। हम एक अच्छी उम्मीद के साथ हैं और अब चंद्रयान 3 पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए एक दूसरे दिन को हमने चुना है। तो आज मैं यहीं रुकता हूं। मैं एक छोटा सा वीडियो लेने का मेरा तात्पर्य यह था कि मैं आपको स्पुतनिक मूवमेंट दिखा सकूं और बता सकूं कि लूना 25 का क्रैश केवल एक स्पेस क्राफ्ट का क्रैश नहीं है, यह एक एम्बिशन, एक ड्रीम का क्रैश है। यह एक युग का अंत है और यह युग का अंत इतिहास हमें याद दिलाता है कि हम कहां से चलकर कहां तक पहुंच पाए हैं। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, आई विल सी यू नेक्स्ट डे।